स्वागत है आप सभी का स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम चंदन है और मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ बिहार से संबंधित जीके। और ये क्लास लगातार जारी रहेगा आपके आने वाले एग्ज़ाम्स तक। और कौन से एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो ये है एग्ज़ाम बीपीएससी और बीएसएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार कर्मचारी चयन आयोग। इसको ध्यान रखते हुए ये वीडियो लगातार जारी रहेगा। वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं बिहार के इतिहास से। बिहार के इतिहास में सबसे पहले प्राचीन कालीन बिहार के बारे में पढ़ेंगे। और प्राचीन कालीन बिहार में सबसे पहला पॉइंट हमारा है वैदिक काल और बिहार के बारे में। और उसके बाद वीडियो लगातार जारी रहेगा, जैसे महाजन पद काल है, उसके बाद प्राचीन बिहार में धर्म सुधार आंदोलन क्या क्या हुए थे, बौद्ध धर्म के बारे में, जैन धर्म के बारे में। तो एक तरह से कहा जाए कि बिहार के जो जीके है, बिहार का जो इतिहास है, भारत के इतिहास को जानने के बराबर है। इसमें कहीं भी कोई बात काटने वाली नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको मैं खुद पढ़ाऊंगा। आप जब पढ़ेंगे तो आप खुद ये बात आभास करेंगे, जानेंगे। दोस्तों, वीडियो को आप ज़रूर लगातार फॉलो कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी आगाह कर दीजिए, जानकारी दे दीजिए। ये वीडियो आपको लगातार आने वाला है, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ जाएं और साथ ही साथ उनसे सब्सक्राइब जरूर करवाइए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, देर ना हो आपको वीडियो को मिलने में। शुरू करते हैं आज का वीडियो वैदिक काल और बिहार। वैदिक काल और बिहार। दोस्तों, आपको पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हम जो भी लाइन पढ़ेंगे उस लाइन में आपको जीके ढूंढने का कोशिश करना है। जैसे हम एक लाइन पढ़ते हैं, भारत में आर्यों ने सर्वप्रथम सप्त सिंधु प्रदेश में बसना प्रारंभ किया। इसमें आप जीके क्या बना सकते हैं कि भारत में आर्यों ने सबसे पहले कहाँ पर बसे हैं वो लोग। इसका आंसर होगा सप्त सिंधु। इसके अलावा और भी आंसर है, जैसे कहा जाता है कि वो कहाँ से आए थे तो मध्य एशिया से, कहाँ पर बसे थे तो पंजाब में, क्या वो घुड़सवारी किया करते थे तो हाँ, क्या वो नगरों में निवास करते थे, इसका आंसर होगा नहीं, वो लोग गाँव में निवास करते थे। क्या वो तंबाकू से परिचित थे तो नहीं, वो तंबाकू से परिचित नहीं थे। तो वो लोग कौन सी भाषा बोला करते थे तो वे लोग संस्कृत बोला करते थे। ये सब आर्यों के बारे में है। आर्य के बारे में आप क्या क्या जानते हैं ये आप अच्छे से देखिएगा। इसके बाद इस क्षेत्र में, तो किस क्षेत्र में बात कर रहे हैं तो ये सप्त सिंधु की बात कर रहे हैं। सप्त सिंधु क्षेत्र में बहने वाली जो 7 नदियां हैं, 7 नदियों के बारे में बताएंगे आपको आगे। ये जो 7 नदियां हैं उनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। तो यानी कि इससे यहाँ पे प्रश्न होगा क्या बना, ऋग्वेद में कुल 7 नदियां वर्णित हैं और इस 7 नदियों के जो क्षेत्र कहलाता है वो क्षेत्र कहलाता है सप्त सिंधु। इसी सप्त सिंधु के आसपास आर्य बसना प्रारंभ किए थे। अब आगे हम जान लेते हैं कि इस सप्त सिंधु में जो 7 नदियां थी वो कौन कौन सी हैं। इन्हें सप्त सिंधु भी कहा जाता है। ये देखिए, सिंधु, सतलज, ये सरस्वती, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब। इनका पुराना नाम भी एग्जाम में खूब पूछा जाता है। जैसे कि आस्किनी का वर्तमान में नाम क्या है तो आस्किनी का नया नाम है चिनाब, वितस्ता का नया नाम है ये झेलम, रावी का पुराना नाम है परुष्णी, ब्यास का बिपाशा, सतलज का सतुतरी, सरस्वती का घग्गर, एक और नाम है आप देखेंगे आगे, और एक सिंधु का संधु। ये तो बिल्कुल सिमिलर नेम रहता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हमने अभी ये टॉपिक हमने कंप्लीट तो कर ली और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स भी हमने देख लिया। सप्त सिंधु क्या है, आर्य आकर कहाँ पे बसे थे, ये सप्त सिंधु में कौन कौन सी नदियाँ आती है, ये कहाँ, इनका वर्णन कहाँ पे है, ये पढ़ लिया हमने। अभी यहाँ से आते हैं पुराणों के अनुसार। पुराण, वेद, उपनिषद, इस टॉपिक में आपको यही सब नाम देखने को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हम लोग टॉपिक ही पढ़ रहे हैं वैदिक काल। वैदिक काल आप जानते ही हैं कि इन्हें 2 पार्ट में विभाजित किया गया है पढ़ने के लिए, पढ़ाई की सुगमता के लिए। एक काल है आपका जिसे हम लोग कहते हैं पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईस्वी तक का माना जाता है। और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। ये 1500 ईसा पूर्व से ये 1000 ईसा पूर्व, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक। और उसके बाद का जो है काल उसको उत्तर वैदिक काल कहते हैं, यानी बाद का काल। और ये हो गया 1000 से 600 ईसा पूर्व। पुराण की बात करें और वेद की बात करें तो वेद आपको मालूम है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पुराण 18 पुराण हैं। तो इस पुराण के अनुसार मगध का राजवंश जो है बृहदत्त वंश से प्रारंभ होता है। बृहदत्त वंश से प्रारंभ होता है, किसका, मगध का। ये चीज किसमें वर्णित है तो पुराण में। नेक्स्ट पॉइंट, ऋग्वेद में मगध क्षेत्र को कीकट प्रदेश कहा गया है। मगध क्षेत्र को क्या बोला गया है, कीकट प्रदेश। किसमें बोला गया है, ऋग्वेद में। अब सुनिए, इस क्षेत्र को यानी कि कीकट प्रदेश में निवास करने वाले को ब्रात्य कहा गया है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस वेद के अनुसार कीकट प्रदेश में रहने वाले को ब्रात्य कहा जाता है। इसमें नहीं लिखा हुआ है, हम आपको बताते हैं। ये है आपका चौथा वेद, सबसे अंतिम वेद है
ये है अथर्ववेद। देखिए हम अथर्व में व पे ऐसे होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद जो अंतिम वेद है, इसमें कीकट प्रदेश में यानी मगध क्षेत्र में रहने वाले को ब्रात्य कहा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और ऋग्वेद में क्या बोला गया है? मगध क्षेत्र को कीकट बोला गया। दोनों ही बात याद रखिएगा। एक और बात कि वे प्राकृत भाषा बोला करते थे। तो कौन प्राकृत भाषा बोला करते थे? ब्रात्य लोग, जो मगध क्षेत्र में यानी कि कीकट प्रदेश में रहा करते थे। तो इस पॉइंट से भी 2-3 जीके है, इसमें एक ही जीके है, 2 जीके है। पुराण के अनुसार है और मगध का शुरुआत बृहद्रथ वंश से, और इसमें भी बहुत सारे जीके थे। तो आप नोट करते रहिएगा या फिर हम आपको पीडीएफ जरूर देंगे। अब आगे वाला पॉइंट देखते हैं। ये लिखा है बिहार में वैदिक संस्कृति का प्रसार मुख्यतः उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। उत्तर वैदिक काल मैंने आपको यहाँ पे बताया है ये चीज कि 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल है। इसी उत्तर वैदिक काल में जो बिहार का जो सांस्कृतिक प्रसार है वो इसी काल में हुआ है। एक और बात, इसी काल में बिहार में आर्यीकरण का प्रारंभ हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ यहाँ बॉक्स में देख लीजिए, ये बॉक्स में जो लिखा हुआ ना, इससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। आप ये देखिए, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में वर्णित है। गायत्री मंत्र जो देवी सावित्री को समर्पित है, ये ऋग्वेद में वर्णित है। और ये देखिए वसुधैव कुटुंबकम, ये देखिए ये है मतलब कि पूरी पृथ्वी जो है रहने वाले सभी क्या है? हमारे परिवार हैं। कुटुंब मतलब परिवार होता है। ये कहाँ पे वर्णित है? तो महोपनिषद में। अतिथि देवो भव मातृदेवो भव, यानी कि अतिथि भगवान के रूप में होते हैं और माता जो है माँ वो भी क्या होते हैं? भगवान के रूप में होती हैं। तो ये किस में वर्णित है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में। सर्वे भवन्तु सुखिनः तमसो मा ज्योतिर्गमय, ये दोनों जो है ये किस में वर्णित है? बृहदारण्यक उपनिषद में। तो ये एक आपको ऋग्वेद है, बाकी आपको उपनिषद दिखाई दे रहा होगा। तो ये आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। आप इसे नोट कर लीजिए, 1-2 बार 3 बार 4 बार पढ़िएगा, ऑटोमेटिक ये दिमाग में जाना ही है। आगे बढ़ते हैं। वाराह पुराण। पुराण आप जैसे कि देख रहे हैं, पुराण सब पुराणों में सबसे पुराण किसे कहा जाता है? तो मत्स्य पुराण कहा जाता है। ये पुराण कौन सा है? वाराह पुराण है। वाराह पुराण में कीकट किसको बोला गया है ऋग्वेद में? मगध क्षेत्र को। अभी वाराह पुराण पढ़ रहे हैं, तो वाराह पुराण में कीकट को एक अपवित्र प्रदेश माना गया है। तो मैंने आपको कहा है कि हर लाइन को जीके की नजर से देखना है और उसमें जीके ढूंढना है, तब आप ज्यादा कवर कर पाएंगे। वाराह पुराण में कीकट को क्या माना गया है? अपवित्र प्रदेश माना गया है। जबकि वायु पुराण में, पद्म पुराण में गया, राजगीर, पुनपुन आदि को पवित्र स्थानों में श्रेणी दिया गया है, मतलब पवित्र स्थान माना गया है। तो किस क्षेत्र में? कौन कौन से में? वायु पुराण में, पद्म पुराण में। इन जो अभी नाम 2 को बोले, इसमें गया को, राजगीर को, पुनपुन को क्या माना गया है? पवित्र नगर। और कीकट को अपवित्र प्रदेश किसमें माना गया है? वाराह पुराण। पुराणों संख्या 18। सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण, याद रखिएगा चीज। अब सेकंड पॉइंट, यहाँ पे इस पेज के अनुसार सेकंड पॉइंट है वायु पुराण में। अभी वायु पुराण का ही देखिए हम भी बात कर रहे हैं। वायु पुराण में गया क्षेत्र को असुरों का राज कहा गया है। असुर, जो हम महाभारत रामायण देखे होंगे, असुर यानी कि राक्षसों का राज कहा गया है गया क्षेत्र को। किस क्षेत्र किसमें बोला गया है? वायु पुराण में। और एक चीज और देखिएगा कि वायु पुराण में गया को क्या माना गया है? पवित्र स्थान भी माना गया है। वापस आते हैं अगले पॉइंट में। आर्यों के विदेह क्षेत्र में बसने की चर्चा सतपथ ब्राह्मण में की गई है। ठीक है, विदेह क्षेत्र में आर्य बसे हैं, ये बात किसमें कही गई है? सतपथ ब्राह्मण में। इसमें विदेह माधव द्वारा अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ अग्नि का पीछा करते हुए सदानेरा का अभी आधुनिक नाम गंडक है, तो सदानेरा तक पहुंचने का वर्णन किया गया है। किसका पीछा करते हुए? तो विदेह माधव द्वारा पुरोहित गौतम राहुगण अग्नि का पीछा करते हुए ये गंडक नदी तक पहुंचने का वर्णन किया गया है। ये खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो चाहिए। देख लीजिए आगे। यजुर्वेद में सबसे पहले विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है, और यही विदेह राज्य जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, आर्यों के विदेह क्षेत्र में बसने की चर्चा सतपथ ब्राह्मण में है। तो यजुर्वेद में जो है विदेह राज्य का उल्लेख मिलता है, वो भी सबसे पहले। तो अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि विदेह राज्य का उल्लेख सबसे पहले कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में? इसका आंसर क्या होगा? यजुर्वेद। नेक्स्ट पॉइंट, वाल्मीकि रामायण में मलद और करुणा शब्द का उल्लेख बक्सर के लिए किया गया है। बक्सर के लिए मतलब मलद शब्द और करुणा शब्द, दोनों शब्द। जहाँ
तारकासुर, तारका राक्षसी का वध हुआ था। राम जी ने वध किया था तारकासुर का। आपने रामायण तो देखा होगा, तो देखिए जानते होंगे। तो ये कौन सा क्षेत्र है? बक्सर। तारकासुर का वध कहाँ हुआ था? बक्सर में। बक्सर को किस रूप में जाना जाता है? तो मलद और करुणा रूप में। मलद और करुणा शब्द का वर्णन किसमें मिला है? तो वाल्मीकि रामायण में। इस पेज में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको काम आएंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि नदियां हैं और उसके पुराने नाम बहुत ही जरूरी है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, सतलज का पुराना नाम सतुदरी है, बहुत ही जी है, सत्य दोनों में लगा हुआ है। सत्य से सतलज, सत्य से सतुदरी। व्यास का पुराना नाम है विपाशा, व्यास का पुराना नाम विपाशा है। रावी का पुराना नाम परुष्णी है। रावी जो है, मान लीजिए रवि जो है, रवि लड़का है तो पुरुष होगा, ये हो गया रवि पुरुष है, यानी रावी नदी का पुराना नाम परुष्णी। झेलम का पुराना नाम है वितस्ता। ये आप जानते होंगे, झेलम का युद्ध जिसे वितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है और उसे हाइडेस्पस का युद्ध भी कहा जाता है। तो ये युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? ये लड़ा गया था सिकंदर और पोरस के बीच में। पोरस यानी पंजाब के जो राजा थे, तो वही है। झेलम का पुराना नाम एक वितस्ता भी है। चिनाब था, जो सप्त संधियों में एक चिनाब का भी नाम है। चिनाब का पुराना नाम है अश्किनी। गंडक का पुराना नाम है सदानीरा, गंडक का पुराना नाम सदानीरा। सिंध का पुराना नाम सिंधु है। और घग्गर का जो पुराना नाम है, प्राचीन नाम, वो है दृश्यद्वती, और अभी वर्तमान में सरस्वती भी कहा जाता है। सरस्वती। इस पेज में और इसके पहले वाले पेज में क्या क्या था, हम लोग MCQ से कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं फिलहाल अगले पेज में। बिहार और वैदिक संहिता। संहिता मतलब साहित्य होता है। तो बिहार और वैदिक साहित्य में क्या क्या है, क्या संबंध है, क्या क्या पॉइंट्स मिले हैं, इसको भी देख लेते हैं। विश्व के सबसे प्राचीन माने जाने वाले कृति जो है वो क्या है? वेद है। तो विश्व का सबसे पुराना कृति क्या है, रचना क्या है? वेद है। ऋग्वेद कितने होते हैं? तो ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद तथा सामवेद। आपको बता दें, यदि इसमें से अथर्ववेद निकाल दें तो बाकी के जो 3 बच जाते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इसको त्रयी कहा जाता है। त्रयी। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ऋग्वेद पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद पढ़ने वालों को होत्री या होता बोलते हैं, और अथर्ववेद पढ़ने वालों को ब्रह्मा बोलते हैं, यजुर्वेद पढ़ने वालों को अघर्यु बोलते हैं, अघर्यु, और सामवेद को पढ़ने वाले बोलते हैं उद्गात्री या उद्गाता। अगर आप लूसेंट फॉलो कर रहे हैं तो ये सब छोटी छोटी जानकारी आपको जरूर मालूम होगी। एक और जीके जो शायद आप ध्यान नहीं होगा कि ऋग्वेद के जैसा, ऋग्वेद के समरूप ऐसा कौन सा वेद है जो ऋग्वेद के जैसा है? इसका आंसर होगा सामवेद। सामवेद जो है ऋग्वेद के जैसा है। अगला पॉइंट, वेदों की संहिता से रचित ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय ब्राह्मण, तैत्रीय आदि जो है, ये सब बात कर रहे हैं, शतपथ ब्राह्मण, ये सब ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। तो वेदों की संहिता से रचित ब्राह्मण ग्रंथ जिसमें बिंबिसार की पूर्व घटनाओं का ज्ञान मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? बिंबिसार कौन सा वंश का था? हड़ेक वंश का। ये बहुत जरूरी है। तो बिंबिसार का उल्लेख किसमें मिलता है? ब्राह्मण ग्रंथ में। और ये सब है। आगे पुराण से पढ़ते हैं। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष तथा उसके पुत्र कौन थे? उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों के रचयिता कौन मानते हैं? लोमहर्ष, और उसके पुत्र को क्या कहा जाता है? उग्रश्रवा। ठीक है। और 18, यानी कि पुराणों की संख्या हमने आपको पहले ही बताया था कि पुराणों की संख्या 18 है। तो 18 में से अधिकांश पुराण जो है, इसकी रचना 3री-4थी शताब्दी में यानी गुप्त काल में हुई थी। और कितनी? 3री से 4थी। और भी अधिकांश पुराण, 18 में से अधिकांश पुराण गुप्त काल में हुई थी, ये याद रखिए। आगे 18 पुराणों में मत्स्य सबसे पुराना है। मत्स्य, वायु, ब्राह्मण पुराण जो है बिहार के ऐतिहासिक स्रोत के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन अगर बनेगा कि बिहार के ऐतिहासिक स्रोत के लिए महत्वपूर्ण पुराण कौन कौन से हैं, इसका आंसर होगा मत्स्य पुराण, वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण। ये 3 पुराण जो है 18 में से बिहार के ऐतिहासिक स्रोत के लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। इन पुराणों से शुंग वंशीय शासक पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक है। तो पुष्युंग वंशीय शासक पुष्यमित्र का वर्णन मिलता है इन्हीं पुराणों में, जिसने 36 वर्षों तक किसने? तो पुष्यमित्र ने 36 वर्षों तक शासन किया। और इन पुराण से उत्तर युगीन मौर्यकालीन शासकों के शासन की भी जानकारी मिलती है। मौर्यकालीन शासक, इनकी जानकारी इन पुराणों से मिलती है। तो इन पुराणों से किसकी क्या चीज जानकारी मिलता है? तो पहला तो बिहार का ऐतिहासिक स्रोत का जानकारी मिलता है,
फिर से पुष्यमित्र जो सुंग वंशी शासक था उसका जानकारी मिलता है, और उत्तर युगीन मौर्यकालीन शासक थे उसका भी जानकारी मिलता है। ये पुराण कौन कौन से हैं? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे महाभाष्य। मौर्य युगीन साम्राज्य की समाप्ति के बाद सुंग वंश का प्रतापी राजा पुष्यमित्र हुआ था। तो एक जी का यह भी हुआ कि मौर्य युगीन साम्राज्य की समाप्ति के बाद किस वंश का स्थापना, मतलब कि कौन सा वंश आया था? इसका आंसर सुंग वंश। और भी वंश है लेकिन यहाँ पे सुंग वंश आंसर हो जाएगा। आपके ऑप्शन में देखना होगा ध्यान से। तो प्रतापी राजा सुंग वंश का कौन था? पुष्यमित्र सुंग। पुराणों में इसका पूरा वर्णन है। जिससे पुरोहित जो है, जिसके पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। और पतंजलि का आप जानते होंगे ये कौन से दर्शन के प्रतिपादक हैं? ये हैं योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ये किसके पुरोहित थे? पुष्यमित्र के पुरोहित थे पतंजलि। देखिए, पतंजलि ने उनकी वीरता, कार्यकुशलता तथा यवनों पर आक्रमण की चर्चा अपनी महाभाष्य में की है। तो महाभाष्य के रचयिता कौन है? पतंजलि हैं। महाभाष्य के रचयिता कौन है? पतंजलि हैं। पतंजलि किसके प्रतिपादक माने जाते हैं? कौन से दर्शन के? तो हो जाएंगे योग दर्शन के। दर्शन कितने होते हैं ये भी आपको मालूम होगा। दर्शन कुल 6 होते हैं। कौन कौन से दर्शन होते हैं? तो सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांसा, वैदिक, उत्तर पूर्व मीमांसा, इसको वैदिक मीमांसा भी बोलते हैं। ये सारे मीमांसा हैं, मतलब ये सारे दर्शन है जिनको हमने याद रखना है। उसके प्रतिपादक हमने ये भी याद रखना है। तो चलिए हल्का फुल्का मैं आपको बता भी देता हूँ। सांख्य दर्शन सबसे पहला दर्शन है। तो सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक है उनका नाम है कपिल मुनि। सांख्य दर्शन कौन है? कपिल मुनि। फिर आता है आपका सांख्य के बाद योग दर्शन। योग दर्शन के कौन है? पतंजलि। योग दर्शन के कौन है? पतंजलि। योग दर्शन की बात करें हम लोग यदि न्याय दर्शन की, तो न्याय दर्शन के कौन है? गौतम मुनि। फिर आता है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है उलूकनाद। वैशेषिक दर्शन की बात करें तो ये होंगे आपका पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? जैमिनी। और फिर आते हैं लास्ट में उत्तर मीमांसा या फिर वेदांत बोलते हैं। इसके रचनाकार हैं बादरायण। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखना होगा सभी। तो ये पतंजलि जो थे, जो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि, किसके पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र सुंग के। बार बार रिपीट कर रहे हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। पुष्यमित्र सुंग की एक रचना बताइए, तो महाभाष्य। इसमें उन्होंने किसकी बारे में रचना की थी? तो पुष्यमित्र सुंग के बारे में, उनकी वीरता के बारे में, कार्यकुशलता के बारे में और यवनों के आक्रमण के बारे में। इस बॉक्स को भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये बॉक्स आप देखेंगे यहाँ पे, ये बॉक्स की बात कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब क्षेत्र का जो कहलाता है वो ब्रह्मवर्त कहलाता है। ब्रह्मावर्त। हरियाणा पंजाब क्षेत्र क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रह्मावर्त। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र को बोला जाता है ब्रह्मर्षि देश। हिमालय एवं विंध्य क्षेत्र को बोला जाता है मध्य देश। और बिहार बंगाल क्षेत्र को कहा जाता है आर्यावर्त। आर्यावर्त आप जानते हैं कि भारत का एक 4 नामों में से एक नाम आर्यावर्त भी है। ये पेज में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपने इस बात को ध्यान रखा होगा और पॉइंट सारे नोट करते रहिएगा, क्योंकि हम लोग बिहार का भी फर्स्ट ही पॉइंट पढ़ रहे हैं, वैदिक साहित्य। महाभाष्य हो चुका है। हम लोग मालविकाग्नि मित्रम पढ़ते हैं। मालविकाग्नि मित्रम जो है कालिदास की एक रचना है। यह कालिदास द्वारा रचित नाटक है। ठीक है, इसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा इसमें वर्णित है, जिसमें शुंगकालीन राजनीति गतिविधियों का उल्लेख मिलता है। देखिए शुंगकाल, ठीक है, मौर्य काल के बाद में किस वंश का बताए थे आपको? शुंगकाल का। तो शुंगकाल का राजनीतिक गतिविधि का उल्लेख किस मिलता है? मालविकाग्निमित्रम में। कालिदास यवन आक्रमण की चर्चा करते हैं, जिसमें पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने सिंध पर आक्रमण कर यवन को पराजित किया था। तो पुष्यमित्र के पुत्र का नाम क्या था? अग्निमित्र। इन्होंने क्या किया था? सिंध पर आक्रमण करके यवनों को पराजित कर दिया था। तो एक तरह से यदि यह पूछा जाए कि पुष्यमित्र शुंग का वर्णन निम्नलिखित में से किस में मिलता है, अगर ऑप्शन महाभाष्य और मालविकाग्निमित्रम दोनों रहे तो आई थिंक ऑप्शन दोनों ही सही होगा कि इसमें भी पुष्यमित्र का वर्णन मिलता है और महाभाष्य में भी पुष्यमित्र का वर्णन मिलता है। लेकिन मालविकाग्निमित्रम में पुष्यमित्र का डायरेक्ट वर्णन तो नहीं है, लेकिन इसमें अग्निमित्र उनके पुत्र का वर्णन जरूर मिलता है। और मालविकाग्निमित्रम किसका रचना है? तो कालिदास का। थेरावली, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थेरावली। इसकी रचना जैन लेखक मेरुतुंग ने की थी। इसमें उज्जैनी के शासकों की वंशावली है तथा पुष्यमित्र के बारे में उल्लेख मिलता है। इसमें भी पुष्यमित्र के बारे में उल्लेख मिलता है थेरावली में कि उसने 36 वर्षों तक शासन किया था।
अब देखिए आगे, दिव्य बदान, इसमें अनेक राजाओं की कथाएं हैं। इस बौद्धिक ग्रंथ में, ये बौद्धिक दिव्य बदान कौन सी ग्रंथ है? बौद्धिक ग्रंथ है। इसमें पुष्यमित्र को मौर्य वंश का अंतिम शासक कहा गया। इसमें भी पुष्यमित्र का वर्णन मिलता है। तो पुष्यमित्र का वर्णन लगभग महाभाष्य हो गया, मालविकाग्निमित्रम है, थेरावली है, दिव्य बदानी, सभी में पुष्यमित्र का वर्णन मिल चुका है। तो इस बात को ध्यान रखिए, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम में 5 ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन तो रहता है या 5वां रहता है, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, ऐसा भी रहता है ऑप्शन। देखिएगा अगला प्रश्न है, पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि की अष्टाध्यायी यह इसमें क्या वर्णन है? यह 5वीं सदी पूर्व संस्कृत व्याकरण का अपूर्व ग्रंथ है, यानी किसी जैसा कोई ग्रंथ नहीं आया था, पहली बार ऐसा ग्रंथ कोई आया था संस्कृत व्याकरण का। ऐसे भी संस्कृत व्याकरण का जनक कहा जाता है पाणिनि को, और पाणिनि जो है अष्टाध्यायी के रचनाकार भी हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य जिनको विष्णुगुप्त कहा जाता है, चाणक्य कहा जाता है, इनका अर्थशास्त्र जो था वो राजनीति पर आधारित था। यह ग्रंथ मौर्यकालीन इतिहास और राजनीति का इतिहास महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मौर्यकालीन इतिहास और राजनीति का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मनुस्मृति ग्रंथ, मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। मनुस्मृति क्या माना गया? सबसे प्राचीन और प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। इसकी रचना शुंग काल में हुई थी। किस काल में? इसकी रचना शुंग काल में हुई थी। यह ग्रंथ शुंगकालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक दशा का बोध कराता है। मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार भारुचि, मेघातिथि, गोविंदराज, कुल्लू भट्ट हैं। यह टीकाकार हिंदू समाज के विविध पक्षों के विषय में जानकारी प्रदान करता है। तो मनुस्मृति तो आप वर्ड बहुत पहले सुन चुके हैं। तो ये है क्या? सबसे प्राचीन और सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माना गया है। इसकी रचना कब हुई थी? शुंग काल में हुई थी। यह ग्रंथ जो है किसके बारे में जानकारी देता है? तो शुंग काल के बारे में जानकारी देता है। भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक दशा का भी इसमें बोध कराता है। ये सभी पॉइंट्स हैं इसमें। अगला क्लास हम लोग करेंगे महाजनपद काल के बारे में। महाजनपद काल, जो 16 महाजनपद काल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो इतने ही समाप्त करते हैं। इसका PDF लेना मत भूलिएगा और रिविजन करना बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, मतलब अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए, माँ सरस्वती कृपा बनी रहे।